हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे चल रही है ओलंपियाड की प्रिपरेशन? सब कुछ बढ़िया, मस्त। कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट्स हैं तो आपको पता है मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के स्टार्टिंग में, वीडियो के एंड में मिल रही है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप वहाँ से मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं अगर आपको कहीं पर भी कोई परेशानी आ रही है तो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अभी एक बहुत शानदार सा क्वेश्चन, जो कि इंस्पायर्ड है हांगकांग ओलंपियाड से। राइट, दिस इज आई एम टेकिंग फ्रॉम द हांगकांग ओलंपियाड 2017। इसको आप सर्च कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ पैन पर्ल रिवर डेल्टा फिजिक्स ओलंपियाड। आप यही पूरा नाम डालेंगे, सिर्फ हांगकांग ओलंपियाड डालेंगे तो आपको डाउनलोडेबल फॉर्मेट में नहीं मिलेंगी चीजें जल्दी। पैन पर्ल रिवर डेल्टा डाल देंगे तो आपको मिल जाएंगी सारी की सारी डाउनलोडेबल फॉर्मेट में। आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं आईएनपीएचओ में बहुत बार ऐसा हुआ है कि कई सारे क्वेश्चंस प्रीवियसली आए हुए हैं। आप अगर देखना भी, चेक करना भी चाहेंगे तो आईपीएचओ के ही क्वेश्चन में पहले वैंडरवाल गैसेस को पूछा गया, उसी क्वेश्चन को आईएनपीएचओ में 2018 में रिपीट कर दिया। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस को रिपीट किया गया है आईएनपीएचओ के अंदर। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस को, और ये एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है। इवन आईएनपीएचओ में ही सेम कंसेप्ट को दो बार रिपीट कर दिया गया। 2017 में अगर आप देखेंगे तो भी उन्होंने ग्रेविटेशनल एक मास घूमता, एक मास जो किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में घूम रहा है उसकी रेडिएशन की बात कर ली, और एक बार एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में घूम रहा है तो उसकी रेडिएशन की बात कर ली। कंसेप्ट दोनों बिल्कुल सेम तरीके से पूछा था। तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि एक कंसेप्ट दूसरे से इंस्पायर्ड है या एग्जैक्टली सेम कॉपी हो गया है सिचुएशन में। तो उन सभी जगहों पर आपको बड़े ध्यान से देखना है और इस चीज को देखिएगा कि ये, मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन जो प्रॉब्लम है, ये बेसिकली उन्होंने पूरे, आप उसको पढ़ेंगे, एक बड़ी सी प्रॉब्लम है, छोटी प्रॉब्लम नहीं है, तो पढ़ेंगे तो काफी टाइम लगेगा। लेकिन उन्होंने बात किया दो डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स की जो नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक बोला उन्होंने बोसॉन और एक बोला फर्मी आयंस। बोसॉन्स का मतलब फोटोन लाइक पार्टिकल्स जो एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनके पीछे कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल, इस टाइप से कोई फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं कर रहे, उनका इंटरेक्शन खत्म हो चुका है। और दूसरे फर्मी आयंस है जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को बिलोंग कर रहे हैं, जो पेयरिंग में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। तो उन्होंने बोला जब बोसॉन लाइक पार्टिकल्स की अगर बात की जाए तो जब उनके बीच की सेपरेशन एक लिमिट से कम हो जाती है, एक लिमिट से कंपैरेबल हो जाती है, तो वो कंडेंस कर जाते हैं, वो एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। तो ये एक बेसिकली कंडेंसेशन की पूरी कहानी है। अब कंडेंसेशन की कहानी कैसे कैसे निकल के आती है उसको अलग अलग तरीके से एनर्जी बैंड डायग्राम के माध्यम से पूरा समझाया गया। ये आपको ऑब्वियसली बात पढ़ना है। यहां पर मैं पूरे क्वेश्चन को समझाने नहीं आया हूं, बहुत क्लियर बात है। मैं समझाने नहीं आया पूरे क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन को इलेबरेट करने बैठ जाएंगे तो आप मेहनत ही नहीं करोगे। आपको मेहनत करनी है क्योंकि आपका टेस्ट है, मेरे को मेहनत नहीं करनी है। मैं सिर्फ बताने आया हूं कि इसमें आपको ये अप्रोच है। पहला, मैं चाह रहा हूं कि जो बच्चे पहली बार इस क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं, अब वो यहां से इस कल्टी मारो और फटाफट निकलो और अपना क्वेश्चन सॉल्व करो जाके। जिन्होंने क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लिया है, अब वो इसके आगे बढ़ेंगे, और उनके लिए मैं बता रहा हूं कि किस किस तरीके से अप्रोचेस को बनाना है और क्या क्या चीजें। जिन्होंने एक बार क्वेश्चन को देखा है, क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, तो वो क्वेश्चंस की प्रॉब्लम जो है मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूं। उन्होंने सबसे पहले बात करी है कि एक एटॉमिक गैस सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसके अंदर कुछ पार्टिकल्स है, बोसॉन लाइक पार्टिकल्स, और उस पर उन्होंने बात करी कि उनका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है स्पीड का, उसका उन्होंने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात की और उसके लिए उन्होंने ये फॉर्मूला दिया है। और इस फॉर्मूले पर बेस्ड सबसे पहले A1 और A2 दो क्वेश्चंस पूछे गए। A1 क्वेश्चन के अंदर उन्होंने पूछा व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और कर्व किसका दिया गया है, प्रोबेबिलिटी का वेलोसिटी के साथ। तो जिसकी सबसे हाई प्रोबेबिलिटी होगी वही मोस्ट प्रोबेबल होगा। तो प्रोबेबिलिटी किसकी हाई होगी, तो आपने बोला सर इस ग्राफ का जो मैक्सिमा होगा वो निकालना है, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वेट करेंगे जीरो के साथ, तो आपको वहां से क्या मिल जाएगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आप वहां से निकाल लेंगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको सिर्फ डिफरेंशिएट करना है v के साथ। किसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, किसका प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। सेकंड, A2 में आपसे पूछा गया है बेस्ड ऑन द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इन A1 राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो लैम्डा डीबी डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात करेंगे तो इट इज इक्वल टू 1 h अपॉन p, दैट इज h अपॉन मोमेंटम। तो अगर मैं चाहूं तो उसको लिख सकता हूं h अपॉन m इंटू वी। और वेलोसिटी आपने उनको क्लियरली बोल दिया कि जो A1 में उसी के करस्पॉन्डिंग आपको बताना है, तो ऊपर यहां पर वेलोसिटी आपने निकाली, उसकी वेलोसिटी उठा के आप पे रख दीजिए, तो आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है उन फोटॉन्स की आपको मिल जाएगी, उन पार्टिकल्स की आपको मिल जाएगी।
अब उन्होंने यहां पर एक कहानी डिस्क्राइब करी है, इस कहानी को बहुत ध्यान से आप सभी को समझना है। और उन्होंने डिफाइन करा एक थर्मल डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जिसको बोला है डी ब्रॉगली वेवलेंथ अपॉन रूट पाई के बराबर, इट इज इक्वल टू लैम्डा डी बी अपॉन पाई, अंडर रूट ऑफ पाई। और उन्होंने यहां पर लिख दिया है, हियर वी ड्राइव Bose-Einstein temperature Tc for a gas of n non-interactive bosonic atoms of mass m in a 3-dimensional box with volume v, जिसका वॉल्यूम क्या है, v के बराबर है। We'll consider the simple physical picture that Bose-Einstein condensation occurs when the characteristic interparticle distance between the bosonic atom becomes comparable to the thermal de Broglie wavelength lambda t। ये कंडेंसेशन अकर करता है जब इनके बीच की इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो है वो लैम्डा टी के कंपैरेबल हो जाती है। और ये कहानी उन्होंने दी है, इस पर बेस्ड उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड टीसी, टीसी क्या होना चाहिए। तो मतलब आपने कहा सर टीसी का मतलब हो गया जब वो कंपैरेबल हो जाए। तो आपने कहा सर देखो टीसी के चेंज करने से क्या चेंज होगा, आपने कहा सर लैम्डा डीबी। लैम्डा डीबी क्या है, लैम्डा जो आपका थर्मल टी डीबी जो है वो क्या है, लैम्डा डीबी अपॉन पाई। और लैम्डा डीबी क्या हो गया, आपने कहा एच अपॉन अंडर रूट पाई, सॉरी एच अपॉन एम इंटू वी अंडर रूट ऑफ पाई। और वेलोसिटी अपन ने निकाल लिया, आपको देखा है, आपको यहाँ पर दिख जाएगा जो वेलोसिटी है वो इन टर्म्स ऑफ टी निकल के यहाँ से आ जाएगी टेम्परेचर के टर्म्स में। और जब आप उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो आप यहाँ से लैम्डा को और टेम्परेचर को रिलेट कर देंगे। फ्रॉम हियर यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ लैम्डा एंड टी। उन्होंने इसके बाद बोला है, तो आपने कहा सर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कैसे पता चलेगी क्या है। तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस उन्होंने दे दिया है कि यहां पर n नंबर ऑफ एटम्स है, क्या है, n नंबर ऑफ एटम्स है जो कि v वॉल्यूम के अंदर है। तो आपने कहा अगर v वॉल्यूम के अंदर n नंबर ऑफ एटम्स है, अगर ये v वॉल्यूम हो गया, इसके अंदर n नंबर ऑफ एटम है, तो अगर एक एटम का इफेक्टिव वॉल्यूम कितना होगा। तो आपने कहा अगर सबको यूनिफॉर्मली देखा जाए, तो अगर देखें तो इसका इफेक्टिव डिस्टेंस एल एल अलग होगा दो के बीच में, तो इसकी इफेक्टिव रेडियस ऑफ 1 यही मानी जाएगी, इसकी इफेक्टिव रेडियस ये मानी जाएगी, इसी तरीके इसकी इफेक्टिव वॉल्यूम ये माना जाएगा, इसी तरीके इसका इफेक्टिव वॉल्यूम ये माना जाएगा, राइट। तो आपने कहा सर बात तो सही है, इसमें एग्जैक्टली पूरी कवरिंग नहीं होती है, ये भी बता दें, लेकिन बेस्ड ऑन द कंसिडरेशन, क्योंकि उन्होंने पैकिंग फैक्टर की बात नहीं की है, इसलिए हम इस चीज को डायरेक्टली इंक्लूड करेंगे। लेकिन अगर आप IPHO की प्रॉब्लम देखेंगे 2010 जो क्रोशिया में आई हुई प्रॉब्लम है, उसमें इस पैकिंग फैक्टर को भी कंसीडरेशन में लिया गया है। कल मैं उस प्रॉब्लम को भी डिस्कशन में लेके आऊंगा, वो प्रॉब्लम भी यहाँ पे समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर पैकिंग फैक्टर की कोई चर्चा नहीं की गई है। तो ये एज्यूम कर लिया गया कि दो मॉलिक्यूल की डिस्टेंस कोई बहुत ज्यादा नहीं होगी, उसको बहुत ज्यादा कंसिडरेशन में लेकर नहीं आना है। तो आपने कहा इफेक्टिव वॉल्यूम वी इफेक्टिव ऑफ 1 पार्टिकल, तो आपने बोला सर वो L क्यूब हो जाएगा। आपने कहा कैसे L क्यूब कैसे हो गया, मैंने कहा देखिए अगर दो के बीच की सेपरेशन L है तो ये L/2 का एक पूरा सर्कल बन जाएगा, तो 4/3 पाई L क्यूब, इस तरीके से अपन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। वही सेम प्रोपोर्शनेट में वॉल्यूम भी हो रहा होगा। तो अगर हम उसकी बात करें तो आप बोल सकते हैं कि अगर प्रोपोर्शनैलिटी की बात की जाए इन द सेम सिनेरियो, तो उसके चारों तरफ का जो क्यूबिक स्पेस होगा वो उसका इफेक्टिव वॉल्यूम के टर्म्स में हम लोग मान सकते हैं, राइट। बहुत सिंपल सी, क्योंकि उन्होंने 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करी है, बॉक्स की बात करी, तो हम उस स्पेस को एक बॉक्स फॉर्मेट में ले लेंगे, राइट, बिकॉज हमको उस तरीके से अजम्पशन को लेके चलना पड़ेगा। आपने कहा ठीक है, तो यहां से नंबर ऑफ जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस d हो जाएगी, इट कैन बी डिफाइंड एज v अपॉन L क्यूब, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी दिस वन, माय मिस्टेक। तो आपने कहा इफेक्टिव वॉल्यूम ये हो गया, तो अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो n इंटू एक का वॉल्यूम हो गया L क्यूब, इट मस्ट बी इक्वल टू v। तो अगर L की बात करेंगे इट इज इक्वल टू v अपॉन n नॉट की होल पावर 1/3। दिस इज द इफेक्टिव सेपरेशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल के बीच की इफेक्टिव सेपरेशन ही हो जाएगी। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, और करस्पॉन्डिंगली इस इफेक्टिव सेपरेशन को इस लैम्डा TTB से कंपेयर कर देंगे, आपको टेम्परेचर C मिल जाएगा। बहुत इजी, बहुत फंडामेंटल। इसी का B पार्ट पूछा गया है, और उन्होंने अब एक नया तरीका बोला। उनका अच्छा भाई अभी मान लेते हैं कि भाई ये तरीका हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, हम सेकेंड वे पे आ गए। उनका इवेपोरेटिंग कूलिंग इन एन एक्सटर्नल ट्रैप। आपने कहा इवेपोरेट करते हैं तो क्या होगा,
बहुत अच्छा प्रिंसिपल, इसको पूरा पढ़िएगा, बहुत शानदार है, बहुत सिंपल चीज़ है। इसका मैं पूरा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दे रहा हूँ। उन्होंने बोला है, ब्रीफली समझ लेंगे कि इसके अंदर मान लीजिए कि एन नॉट मॉलिक्यूल्स है और इस मॉलिक्यूल से कुछ डेल्टा एन नॉट मॉलिक्यूल निकल गए। तो यहां कितने बचे? एन माइनस डेल्टा एन नॉट। निकल कितने गए? आपने कहा डेल्टा एन नॉट। अब जब ये इवेपोरेट हुए तो यहां के मॉलिक्यूल की एवरेज एनर्जी थी ई, और जब ये इवेपोरेट हुए तो उन्होंने बोला इसकी एवरेज एनर्जी 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ई। तो इसका मतलब ये जो बचे हुए मॉलिक्यूल्स हैं इनकी जो एनर्जी होगी वो कुछ कम हो गई होगी। आपने कहा बिल्कुल सही है। अगर इनकी एनर्जी इनिशियली ई थी तो ई माइनस डेल्टा ई हो गई होगी। बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप बोल सकते हैं कि एन नॉट इंटू ई इट मस्ट बी इक्वल टू एन माइनस डेल्टा एन इंटू ई माइनस डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन नॉट इंटू 1 प्लस बीटा ई। क्योंकि कुछ एनर्जी एक्स्ट्रा खा गए बाहर वाले डेल्टा एल वाले, उतनी एनर्जी इसमें कम हो गई। आप जब इनका सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको प्लस साइन देखने को मिलेगा। अगर कोई देख चुका होगा, वो प्लस साइन सिर्फ इसलिए है क्योंकि इन्होंने डेल्टा एन ऑलरेडी नेगेटिव बोल दिया, डेल्टा ई और डेल्टा एन को इन्होंने पहले ही नेगेटिव बोल दिया, मैंने उनको नेगेटिव लिख दिया। तो अगर आप डेल्टा एन को नेगेटिव नहीं भी लिखते तो ऊपर लिखा हुआ है तो आपके करस्पॉन्डिंगली बाय डिफॉल्ट वो कंसीडरेशन में आ जाएगा, तो उससे रिजल्ट में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसको लेके आपको बिल्कुल पजल्ड नहीं होना है। तो क्या उन्होंने बोला कि एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से कुछ मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा एनर्जी लेके अगर उड़ गए तो उसके पास ओवरऑल एनर्जी कम हो जाएगी, और ओवरऑल एनर्जी अगर कम हो गई तो ओवरऑल सिस्टम का टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा। टेम्परेचर कम हो गया तो लैम्डा डीवी जो है वो बढ़ जाएगा, और वही प्रोपोर्शनलिटी आपको यहां पर देखनी है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो टी के प्रोपोर्शनल आ जाएगी। आपको पता भी है थर्मल वेलोसिटी होती है वो टी के प्रोपोर्शनल होती है। तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो आपको पता है लैम्डा डी ब्रॉगली जो है वो एच अपॉन एम वी के बराबर है, और वी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी है, याद रखिएगा। तो टेम्परेचर का घटना मतलब वेलोसिटी का घटना, वेलोसिटी का घटना मतलब लैम्डा का बढ़ना, मतलब उन मॉलिक्यूल को पास लाने की जरूरत नहीं होगी, हम लैम्डा को ही बढ़ा दे रहे हैं। तो लैम्डा को ही बढ़ा दे मतलब हल्कम टेम्परेचर पे दूर दूर भी मॉलिक्यूल है तो वो इजीली कंडेंस हो जाएंगे। हाई टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल को बहुत पास लाना पड़ेगा तब वो कंडेंस हो पाएंगे। कहानी समझना, कंडेंसेशन की कहानी क्या हो गई अब कि अगर लो टेम्परेचर है तो मॉलिक्यूल अगर दूर भी है तो भी कंडेंस हो जाएंगे, हाई टेम्परेचर हो गया तो मॉलिक्यूल पास लाके ही कंडेंसेशन हो पाएगा। उस चीज का एक्सप्लेनेशन उन्होंने बी पार्ट में किया है। तो बी पार्ट को आप सभी को जरूर करना है, बहुत आसान है। पहला पार्ट मैंने निकलवा दिया है, दूसरे में सिर्फ कैलकुलेशन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसमें 350 का फैक्टर दे दिया गया है, हर बार एक एक निकल रहा है तो पावर 350 आ जाएगा। इस पर फिर सी पार्ट पर आ गए और उन्होंने बोला है बोस आइंस्टाइन टेम्परेचर टीसी इन हार्मोनिक पोटेंशियल। उन्होंने बोल दिया अब इसका थर्ड पार्ट। पहला तरीका उन्होंने बताया कि भैया किसी तरीके से हमको एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है, टेम्परेचर बढ़ा लो, टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग सेपरेशन को बैलेंस कर लो ताकि क्रिटिकल टेम्परेचर पता चल जाए। दूसरे उन्होंने क्या किया कि भैया अगर मॉलिक्यूल उस क्रिटिकल टेम्परेचर पे नहीं पहुंच रहे हैं तो भैया अपन एक काम करेंगे, टेम्परेचर को गिरा देंगे ताकि डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो इंटरमोलिक्यूल सेपरेशन को मीटअप कर जाए और कंडेंसेशन प्रारंभ हो जाए। अब वो तीसरा मेथड लेके आ रहे हैं, सॉरी दूसरा मेथड लेके आ रहे हैं जिस पर वो बात करने जा रहे हैं, बोस आइंस्टाइन टेम्परेचर टीसी इन हार्मोनिक पोटेंशियल। तो उन्होंने बोला कि जब मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा, इनकी मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो जो मोस्ट ट्रैवल स्पीड देख रहे हो वो तो मीन पोजीशन में मैक्सिमम होगी, लेकिन जब पार्टिकल दूर जा रहा होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो आपने कहा कि अगर इसका पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन मुझे मिल जाए जो कि उन्होंने दे दिया है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओमेगा एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स की दिशा का अलग दे दिया, वाई का अलग दे दिया, जेड का अलग दे दिया। तो इस बाय गिविंग द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन तो हम उसके एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। अरे नहीं समझे बात को, काइनेटिक एनर्जी टर्म्स में इक्वेट कर देंगे तो एम्पलीट्यूड निकल के आ गया कि नहीं निकल के आ गया। हाफ एम वी स्क्वायर पता है तो कितना एम्पलीट्यूड होगा अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन पता है तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी होगी, एक्सट्रीम पे सारी की सारी पोटेंशियल में चेंज हो जाएगी, इक्वेट कर दोगे एम्पलीट्यूड निकल के आ गया, एम्पलीट्यूड निकल के आ गया तो सेपरेशन निकल के आ गई, सेपरेशन निकल के आ गई तो ट्रैपिंग की सारी कहानी यहां से आपको समझ में आ जाएगी। बेसिक काम, कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। और इस पूरी कहानी को आप यहां पर लिखेंगे, सी पार्ट इजी है, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, डी पार्ट इसका थर्ड वे ऑफ डूइंग इट वो उन्होंने और लिखा कि एक काम अगर बाई चांस भैया हमको नहीं पता है
कैसे वाइब्रेट कर रहा है नहीं पता। तीसरा वे क्या है क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंचने का, आपने कहा एडियाबैटिक कूलिंग करा दो बाई स्लोली एक्सपेंडिंग, उनको ट्रैप करो और धीरे से एडियाबैटिक कूलिंग करा दो। आपने कहा फायदा क्या होगा, आपने कहा देखो सर फायदा देखने को तो ये मिलेगा कि जैसे जैसे आप वॉल्यूम को इंक्रीज करते जाएंगे, आपको क्या पता है पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, टीवी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, वो होता है कि नहीं होता। तो टी और वी तो एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में चल रहे होंगे। आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज कर जाएगी। अगर टेम्परेचर की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि टेम्परेचर डिक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीज हो गया, वेलोसिटी डिक्रीज हो गया, लैम्डा इंक्रीज हो गया। तो ये भी तो एक मेथड हो गया टेम्परेचर घटाने का ही बेसिकली, लेकिन उसको एडियाबैटिक फंक्शन के नाम से दे दिया। तो अब पहले हम इवेपोरेशन करने के माध्यम से टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे थे, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग सिंपल सा एडियाबैटिक कंप्रेशन एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, उससे करेंगे। तो सेम मेथोडोलॉजी है, कुछ खास नहीं है, इजी है, आंसर निकल के आता है फटाफट। तो इसमें भी कुछ खास नहीं है। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम आप सभी करनी चाहिए। प्रॉब्लम नंबर 2, इट इज नॉट रिकमेंडेड राइट नाउ, बट या इट इज अगेन अ गुड प्रॉब्लम। आई थिंक यू कैन थिंक अबाउट इट। प्रॉब्लम नंबर 2 भी एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। इसका हिंट एक्सप्लेनेशन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, लेकिन अच्छी प्रॉब्लम है, यू शुड थिंक अबाउट इट। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ INPHO की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर की तैयारी अच्छी हो चुकी है, तो आप सेकंड की तरफ जरूर जाएं, लेकिन पहले फर्स्ट वाली प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपेयर टू द सेकंड वन, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। और अगर आपको कोई डाउट फर्दर रहता है, आप सॉल्यूशंस मांगते हैं, सॉल्यूशन चाहिए, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं फॉर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑन डिफरेंट मेथडोलॉजीज। आप टेलीग्राम है, डिस्कॉर्ड है, कहीं पर भी आप सारे मीडियम्स जो है वो आपको दिए जाएंगे। अभी आफ्टर द वीडियो आप वहाँ पर जुड़ जाइए। थैंक यू।